एक पीएचडी स्टूडेंट सैमुअल स्मिथीमैन ने 1976 में लॉस एंजलिस के अखबारों में एक अजीब सा विज्ञापन दिया। वो अपने रिसर्च के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने रेप किया हो। उनको लगा था कि कोई फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। करीब 200 लोगों ने उनको फ़ोन किया, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था, एक पेंटर था जिसने अपने पहचान वाले आदमी की बीवी का रेप किया था। इसमें से उन्होंने 50 लोगों का इंटरव्यू किया और एक पेपर पब्लिश किया, और इनका रिजल्ट और मधुस्मिता पांडे की रिसर्च का रिजल्ट करीबन एक जैसा था। मधुमिता ने 22 साल की उम्र में तिहाड़ जेल जाके 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू किया था। सैमुअल और मधुमिता की रिसर्च बहुत ही रेयर है और हमें ये समझाती है कि एक रेपिस्ट कैसे सोचता है, और रेप को रोकने के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मीडिया वाले किसी रेप की खबर को दिखाते हैं तो सिर्फ दो चीज़ों पे बात होती है, एक कि रेपिस्ट को कैसे सज़ा मिले, और दूसरा महिलाएं रेप रोकने के लिए क्या कर सकती हैं। और साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस के जर्नल के एडिटर कहते हैं कि हम रेप को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम रेपिस्ट को नहीं समझते। इसलिए इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि रेपिस्ट के दिमाग में रेप का ख्याल कैसे आता है, और वो रेप क्यों करता है, और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। एक महिला को चलती ऑटो में हैवानियत का शिकार बनाया गया। दिल्ली में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। कभी कभी ये लगता है कि आखिर हम ये कैसा समाज बनते जा रहे हैं। मधुमिता और सैमुअल के रिसर्च में दो बातें कॉमन हैं। जब भी कोई रेप होता है तो मीडिया और हम कहते हैं कि वो राक्षस है, जानवर है, दरिंदा है, क्योंकि हम मानते हैं कि एक इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, सिर्फ जानवर ही कर सकता है। लेकिन जब रिसर्चर ने रेपिस्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि रेपिस्ट आम आदमी की तरह थे। सैमुअल ने कहा कि वो बड़े चौकन्ने हो गए थे क्योंकि रेपिस्ट उनके साथ बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे। मधुमिता पांडे ने कहा कि बातचीत के दौरान उनको रेपिस्ट पे दया आने लगी और वो भूल गई थी कि उन्होंने क्या किया है। एक कैनेडियन रिसर्चर जिन्होंने ऐसे आरोपियों से बात की थी जिसने कई रेप और मर्डर किए थे, उन्होंने भी सेम बात बताई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह को सही ठहराया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें रेपिस्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम रेप की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। कई रिसर्चर बताते हैं कि ज़्यादातर रेपिस्ट पछतावा नहीं करते हैं और उनको ये भी नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैरी कॉस बताती है कि जब वो रेपिस्ट से पूछती है कि क्या उन्होंने ज़बरदस्ती की थी, तो वो इस क्वेश्चन का जवाब हाँ में देते हैं, और जब वो ये पूछती हैं कि क्या उन्होंने रेप किया, तो वो लोग मना कर देते हैं। स्टडीज़ ये बताती है कि जिन्होंने वॉर के दौरान सेक्स स्लेव रखे थे वो भी इस बात को कबूल नहीं करते। 2 सेकंड रोक के आपको बताना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मधुमिता बताती है कि रेपिस्ट ये मानते ही नहीं कि उन्होंने जो किया है वो रेप है। उनको रेप की कोई समझ ही नहीं होती। इसके अलावा वो लोग गुनाह का दोष लड़की पे डालते हैं। मधुमिता बताती है कि रेपिस्ट खुद को समझा लेते हैं कि जो हुआ था वो हकीकत से बहुत अलग है, और इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, और हमने ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर में भी देखा था। इस डिसोनेंस का उदाहरण है 49 साल का एक रेपिस्ट जिसने 5 साल की बच्ची का रेप किया था। उसने मधुमिता को बताया था कि 5 साल की बच्ची उसको भड़का रही थी, उसका और उसकी माँ का चरित्र खराब था और उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कॉग्निटिव डिसोनेंस के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बलात्कारी ये मान सकते हैं कि एक आदमी की ज़रूरत ज़्यादा मायने रखती है, विक्टिम वो चीज़ मांग रही थी, और आदमी की सेक्स की ज़रूरत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब क्या दूसरे मुजरिम भी ऐसा ही सोचते हैं, वो भी विक्टिम को दोष देते हैं? ये जानने के लिए मधुमिता ने 65 लोगों का इंटरव्यू किया जो कातिल थे, और उनका जवाब बहुत अलग था। वो विक्टिम को नहीं लेकिन खुद को दोष देते थे, जबकि रेपिस्ट विक्टिम को दोष देते थे। ये इसलिए भी हो सकता है कि मर्डर के बाद कोई बॉडी नहीं होती है, विक्टिम नहीं होता, इसलिए दोषी खुद ही गलती को ज़्यादा मानते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी रेपिस्ट पछतावा फील नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर विक्टिम को ही दोष देते हैं, और जब वो अफसोस महसूस भी करते हैं तो गलत चीज़ के लिए करते हैं। जैसे 49 साल का रेपिस्ट जिसने कहा था कि उसने 5 साल की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो वर्जिन नहीं है तो कोई उससे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए जब वो छूटेगा तो वो उस बच्ची से शादी करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब उस रेपिस्ट की रेप के बारे में कोई समझ ही नहीं है,
वो उस लड़की के सम्मान पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन उस दर्द और टॉर्चर पे फोकस नहीं करता जिससे वो लड़की गुजरती है। अब ये चीज़ हर रेपिस्ट पे तो अप्लाई नहीं होती है, लेकिन किस कारण से वो रेप करते हैं इसे दो भाग में बांटा जा सकता है। एक तरफ है वो लोग जो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल या इवोल्यूशन की वजह से आदमी महिला का रेप करता है। इस कारण के पीछे वो बताते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है पुरुषों की, जिससे स्पर्म फैले और उनका वंश आगे बढ़े। अगर आप इस चीज़ में भरोसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आदमी में यौन अपराध करने की क्षमता होती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यौन अपराध सामाजिक संस्कृति और आदमियों के बनाए गए समाज की वजह से होती है। और अगर आप रेपिस्ट को जानवर मानते हैं तो आप बायोलॉजिकल थियरी में भरोसा करते हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि रेपिस्ट अपने आजू बाजू के वातावरण की वजह से बनते हैं तो आप सामाजिक संस्कृति वाली थ्योरी पे भरोसा करते हैं। लेकिन ये बायोलॉजिकल थ्योरी ये नहीं बताती कि कुछ देश में ज़्यादा और कुछ में क्यों कम रेप होते हैं, क्योंकि अगर रेप नेचुरल चीज़ है तो सभी देश में बराबर रेप होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर ये बायोलॉजिकल थ्योरी कुछ हद तक सच भी है तो भी यौन अपराध को सामाजिक संस्कृति के बिना नहीं समझाया जा सकता। ये दोनों थ्योरी अपना रोल अदा करती है, क्योंकि रेपिस्ट अलग अलग टाइप के भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ अपॉर्चुनिस्ट रेपिस्ट होते हैं जो रेप करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कोई महिला सेक्स करने के लिए मना कर दे या उसका परिवार रेप के बाद कुछ कर ना पाए इसलिए रेप करते हैं, तो इस केस में सामाजिक संस्कृति मायने रखती है। फिर है स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट, जिन्होंने ये अपराध से जिनको सुकून मिलता है, इनके लिए बायोलॉजिकल थ्योरी जिम्मेदार होती है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर के समाधान तो अब तक हमारे पास है नहीं, लेकिन सामाजिक फैक्टर के लिए समाधान है हमारे पास। लेकिन पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे समाज में समस्या है, और अगर हम रेपिस्ट को राक्षस या जानवर मानते हैं तो सारा दोस्त हम रेपिस्ट को दे देते हैं और समाज को नहीं देते। लेकिन हमारा फोकस समाज पे होना चाहिए, जो कि होता नहीं है आमतौर पे। और आप देखेंगे कि मौत की सज़ा से भी कोई समाधान आता नहीं है। रेप उतने ही होते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये कम समय का सल्यूशन है जो पब्लिक को सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन समाधान नहीं निकालता है। जैसे 2012 में निर्भया के बाद जो वर्मा कमेटी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौत की सज़ा कोई समाधान नहीं है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का कोई गोल्डन सल्यूशन नहीं है, क्योंकि समाज और उसके लोगों को एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता है। हम लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, तो जब तक हम नहीं बदलते हैं तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि अभी भी लड़कियों को पेट में मार दिया जाता है, और अगर वो बड़ी हो भी जाती है तब भी लड़के और लड़कियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। रिसर्च ये बताती है कि लड़कियों की हाइट इसलिए भी कम होती है क्योंकि परिवार में ज़्यादा फायदे लड़कों को मिलते हैं। परिवार के सारे रिसोर्सेस लड़कों के लिए खर्च किए जाते हैं, और काम की जगह पे भी आपको लड़कियां इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। अब इसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको बदलने के लिए हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, कानूनी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने पड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे कैंपेन चलाने पड़ेंगे। जैसे कि ऐसे ही एक पहल 2013 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम कोमल था, और उसमें बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध के बारे में बताया गया था। तो रेप को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए।